सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ऑडियो ऑफ कर देना। अगर अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन को अगर जोत रहा है नया सर्वे के अनुसार, वो कितने दिनों के भीतर वो वापस आएगा? क्या पास है, नहीं समझे हम, आप फिर से प्रश्न कीजिए, स्पष्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन को काफी दिनों से जोत रहा है तो नया सर्वे के अनुसार वो कितने दिनों के भीतर वो जमीन पा सकता है? नहीं नहीं, आप किसी की जमीन अगर ऐसे जोत रहा है तो उसका कोई जी मैम। खानापुरी के क्रम में कोई साक्ष्य देगा तब ना उसका जमीन होगी ये। अच्छा, तब वो तो तभी उसमें ना उसको स्वामित्व के लिए तो देगा। खानापुरी के समय में उसको साक्ष्य देना पड़ेगा तो? हाँ देना पड़ेगा, तभी ना उसके नाम से दर्ज करेंगे। अगर नहीं देगा तो क्लियर है, हाँ। तो उसी स्थिति में नहीं आपत्ति सर, आएगी। सर इनका थोड़ा सा ये कहना है, जो वो एक बंटवारा जो बंटवारा जो होता है, हाँ इसके बारे में पूछना चाह रहा था। ठीक है, वो बंटवारा देगा तो बंटवारे पर क्वेश्चन पूछने के लिए तो प्रपत्र 6 को थोड़ा फिर से समझाएंगे सर। हेलो जी। प्रपत्र 6 को फिर से मैं समझाएंगे राजीव कुमार सर। बोल रहा हूँ सर। हाँ सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन रहे हैं। ये एमबीआर जो है, एमबीआर हाँ जो लीज पे जो जमीन जो दी जाती है, हाँ। उसमें एमबीआर का जो 4 गुना और 2 गुना का मतलब ये क्या हुआ सर? ये एमबीआर मुआवजा मिलता है। सुनिए ना, एमबीआर का होता है मिनिमम वैल्यू रेट। ये आपका जिला निबंधन पदाधिकारी के द्वारा अपने जिलों में प्रत्येक राजस्व ग्राम वार, प्रत्येक खेसरा वार वो न्यूनतम मूल्य तय करते हैं। और जब आप लीज के तहत उसकी लीज आती है तब 2 गुना और 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। इससे आपको, हाँ, इससे सर्वेक्षण में कोई मतलब नहीं है। इससे सर्वेक्षण में कोई मतलब नहीं है। आप एक्ट सर्वेक्षण और सर्वेक्षण नियमावली से संबंधित आप प्रश्न कीजिए। चलिए बोलिए। क्वेश्चन है मेरा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हेलो सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होने से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 से क्या अभिप्राय है? जब क्या प्रश्न है आपका, फिर से कीजिए। अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होने से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 से क्या अभिप्राय है? मैं ईशा बोल रही हूँ। हाँ, जब ये अधिनियम जब लागू हो जाती है तब फिर इस अधिनियम के लागू होने के बाद में आप किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते हैं जब तक अंतिम प्रकाशन अधिकार अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं हो जाता, अधिसूचित नहीं हो जाता है, तब तक ये अधिनियम लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रपत्र 6 को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर। ये प्रपत्र 6 जो एक खेसरा पंजी का प्रपत्र है, जिसमें आप उस भूमि का रैयत का नाम, खेसरा संख्या, खाता संख्या, पुराना और नया दोनों खाता का कॉलम है, पुराना नया खेसरा का कॉलम है, उसमें रकबा रहेगा, भूमि का वर्गीकरण होगा, फसल के बारे में होगा, लगान होगा, अभिव्यक्ति होगा, इस तरह से पूरी इसका है सर। उसकी संधारण खानापुरी के दौरान के समय में किया जाता है। सर खानापुरी के दौरान यादाश्त पंजी का क्या रोल होगा? यादाश्त पंजी जो किसान, हाँ सर, जो किसान नहीं आए बुलाने पर, नहीं उपस्थित नहीं हुए प्लॉट पर, हाँ, इसलिए यादाश्त पंजी में उसको जारी किया जाता है, बाद में उसको तामीला कराया। जब खानापुरी कार्य जब प्रारंभ होगा तो वंशावली को लेकर आप पुराने वाले अधिकार अभिलेख लेकर अमीन गांव में जाएंगे, प्लॉट पर जाएंगे, प्रत्येक खेसरावार वो वर्तमान रैयत जो अपना दखल बताएगा उसके स्वामित्व का निर्धारण यादाश्त में करेंगे। अगर खेसरा नंबर 1 में पूर्व में के खतियान में मोहन सिंह का नाम है, अब वर्तमान में उनके पौत्र जो है, पोता जो है, अगर सोहन सिंह है तो वंश वृक्ष के आधार पर सोहन सिंह का उसमें नाम यादाश्त पंजी में दर्ज करेंगे। यदि सोहन सिंह किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिए हैं तो दूसरे व्यक्ति जो दावेदार होंगे वो निबंधन, भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 के तहत
जो विक्रय पत्र होगा वो विक्रय पत्र अगर दिखाएंगे साक्ष्य के रूप में, तब उस क्रेता का नाम दर्ज होगा। यदि वो बदलैन में प्राप्त हुआ है तो बदलैन के में, तो याददाश्त में खेसरावार जो है में दखल और स्वामित्व के आधार पर अंकित किया जाता है और उसके अमीन प्रतिवेदित करेंगे और कानूनों के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। आदेश देंगे इनका खेसरा पंजी में नाम दर्ज करें। सर एक क्वेश्चन था सर। हम पढ़े थे उसमें एक, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो जमींदारी उन्मूलन से पहले जमींदार 12 वर्ष तक अगर जोत रही है और उस भूमि को खुद यूज कर रहा है या तो फिर भाड़ा के मजदूर द्वारा मतलब ये उपयोग करके उसका आमदनी और जो भी ये फसल वो खुद यूज कर रहे हैं, तो वैसे बोलते थे जिरात की लगान नहीं होता था, ठीक, उसका टैक्स नहीं दिया जाता था। तो जमीन अगर जमींदार किसी को दे दिया हो मैंने बाय द वे, तो उसका भी लगान चूंकि निर्धारित नहीं किया जाता था। और अगर कोई ऐसा जमीन है जो खुद जिरात का आमद में दर्ज नहीं है तो वो तो बकास की भूमि हो गई, तो वो उस प्रकार की भूमि में क्या करना है? उसके लिए बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 है, उसके जो सेक्शन है उस सेक्शन के अंतर्गत उसकी जो है लगान निर्धारण होगा। निर्धारण कराकर जब आएंगे तो आप उसकी खानापुरी कार्य करेंगे। सर मैं प्रेरणा कुमारी बोल रही हूँ सर। बोलिए प्रेरणा जी। ये एएसओ का जो सिविल स्थापित होगा सर, कहाँ स्थापित होगा? वो आपका अंचल कार्यालय में हो सकता है या अंचल कार्यालय से बाहर पंचायत सरकार भवन होगा, पंचायत भवन होगा या कोई अन्य सरकारी संस्थान का भवन होगा, वहाँ सिविल कार्यालय का छत पे होगा किया जाएगा। सर क्यों नहीं देख रहे हो तुम? सर एएसओ का जो है मुख्यालय में भी कोई काम रहेगा सर, क्या काम रहेगा इसका? मुख्यालय तो पता है कि वो प्रशासनिक काम है उनका है, मुख्यालय में सिर्फ एक ही वहाँ पद है। अख्तर अली। हाँ बोलिए सर। अख्तर अली। हाँ सर क्वेश्चन वो गौर से सुना जाएगा कि 1950 से पहले जब बंदोबस्ती होती थी बिहार सरकार के नाम से जो जमीन किसी व्यक्ति के द्वारा पहले जैसे जमींदार को दिया जाता था कि आप इसका लगान जमा करोगे, उनके बाद वो लगान नहीं जमा करने के बाद वो बिहार सरकार के अंतर्गत आ गई। बिहार सरकार उसको बंदोबस्ती किसी और के नाम से कर दिया। उनके बाद वो जिसके नाम से किया वो अगले व्यक्ति को ट्रांसफर करके वर्तमान में जिसको ट्रांसफर किया वो अभिदारी उस जमीन पर है, उसके नाम से खतिया मतलब जमाबंदी कायम है और रसीद कट रहा है। इस परिस्थिति में जो 1950 जो जमींदार था उनके पास जो वो प्रूफ है उन लगा करके वो केस किए हुआ है, उस जमीन पे मेरा डिसीजन क्या होगा? वो तो उसके लिए जो है जो निर्णय आएगी कोर्ट का उसी हिसाब से उसका लागू होगा। यहाँ इस बीच में सर बहुत सारे कोर्ट में भी पेंडिंग रहता है, उसका कैसे निराकरण किया जाएगा? वर्तमान में जो अधिकार अभिलेख होगा उस हिसाब से उसका दर्ज करेंगे, वहाँ लिख देंगे कि मामला जो है न्यायालय में लंबित है। जी सर, ओके। क्योंकि जमींदार ने जिसे बंदोबस्त किया उनको बेचने का अधिकार नहीं था। 1950 के बाद अगर बंदोबस्त किया या पहले जो है अगर बेचते हैं और फिर जमींदार ने सिविल कोर्ट चला गया है कि गलत तरीके से मेरी जमीन मेरे बंदोबस्त की हुई जमीन को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, तो मामला न्यायालय में लंबित है। नहीं सर वो बिहार सरकार से बंदोबस्ती लिया है, जो व्यक्ति लिया है वो बिहार सरकार से बंदोबस्ती लिया है। बिहार सरकार से सुनिए ना, बिहार सरकार से भी अगर बंदोबस्त प्राप्त किया है तो उसे बेचने का अधिकार नहीं है। वो लैंड वो जो है बंदोबस्त नॉन ट्रांसफरेबल होता है। अच्छा चलिए जैसे कोई हम लोग का सर ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होगा क्या सर? विशाल कुमार। हाँ बोलिए विशाल जी। हाँ हम कहना चाह रहे हैं सर कि हम लोग का जैसे अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है तो क्या हम लोग का ऑफलाइन भी ट्रेनिंग होगा? वो तो जैसा निदेशक महोदय निर्णय लेंगे वैसा होगा। अभी इसके बारे में इस प्रश्न का जवाब तो अभी हम नहीं दे सकते हैं। सर मैं प्रेरणा कुमारी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए प्रेरणा जी। अगर कोई विवादित जमीन है तो उसमें एएसओ का क्या रोल रहेगा? सभी पक्षों को सुनवाई करना है और स्थल का सत्यापन कर आप मुझे निर्णय लेना है। आप अपने विवेक से जो है अपना निर्णय लेकर अपना अधिकार अभिलेख का निर्माण करेंगे। सुनना भी पड़ेगा ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैप ओवरलैप क्या होता है सर? ये
हेलो, राहुल कुमार बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए राहुल जी। सर एक कट्ठा में कितने फीट होते हैं सर, बता सकते हैं? एक कट्ठा जो है ना वो अलग अलग जिलों में अलग अलग है। 3 डिसमिल एक कट्ठा पटना जिला में 3 डिसमिल को कहते हैं, उसका 1361 स्क्वायर फीट होता है। तो हर जिला में अलग अलग भूमि का है, स्टैंडर्ड डिसमिल और एकड़ ही है, इसलिए कट्ठा से आप उसके पटना का में कन्वर्ट नहीं हो। जी सर, सर ये स्टैंडर्ड डिसमिल जो है सर वो किस आधार पर सर मतलब फिक्स किया जाता है स्टैंडर्ड डिसमिल? डिसमिल और एकड़ है, 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। अलग अलग जिले में सर जो डिसमिल के अलग अलग परिभाषा है, मतलब किस ग्राउंड पे? डिसमिल और एकड़ अलग अलग जिलों में अलग अलग नहीं है, वो स्टैंडर्ड यूनिट है। डिसमिल का 1 कट्ठा है ना सर, कहीं कहीं 2.5 डिसमिल है ना सर, कहीं अलग कहीं चीज है ना। कट्ठा से डिसमिल को कन्वर्ट मत कीजिए ना आप, सिर्फ तो मतलब डिसमिल और एकड़ जैसी ही बात कीजिए ना, ये स्टैंडर्ड यूनिट है ना। हमारा खतियान जो बनेगा डिसमिल एकड़ बनेगा। लखनऊ में तो हमको डिसमिल लिखना है या एकड़ लिखना है, कट्ठा तो लिखना नहीं है। डिसमिल और एकड़ में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर खगेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी। सर छोटा छोटा एरिया है, अलग अलग खेसरा है, अगर वही एरिया एक आदमी खरीद लिया, अलग अलग 4 खेसरा है, तो एक खेसरा को उसमें एक खेसरा में ला सकते हैं सर? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। है यदि चारों खेसरा एक ही जगह सटे हुए एक ही रैयत का है तो किश्तवाड़ या खानापुरी के क्रम में एक खेसरा का निर्माण आप करेंगे, ठीक है ना। अगर किश्तवाड़ के समय में 4 पॉलीगोन होगा, एक ही रैयत का है, खेती करने के उद्देश्य से 4 पॉलीगोन बनाए हुए हैं तो एक खेसरा का निर्माण होगा। यदि खानापुरी के क्रम में अगर पता चलता है कि चारों खेसरा सटे हुए जो एक ही रैयत का है, उसे एक खेसरा में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेटलमेंट ऑफिसर जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, नक्शा जब फाइनल हो जाएगा, एरिया फोटोग्राफी और फाइनल पॉइंट पर जब नक्शा को फाइनल कर दिया जाएगा, उसमें मेरा क्या रोल होगा? सेटलमेंट ऑफिसर जब आप कह रहे हैं तो सेटलमेंट ऑफिसर जिला में समहर्ता महोदय होते हैं। आप उसी मेरा क्या रोल होगा सर? हाँ उसी स्थिति में आपको लगान दर तालिका का जो निर्धारण कर कर उसकी आपत्ति की सुनवाई कर कर आप उन्हें संपुष्टि के लिए भेजेंगे, और संपुष्ट होने के बाद में उस अधिकार अभिलेख में लगान को करने के बाद पुनः भी प्रपत्र 20 में 4 प्रति बनाकर उनके समक्ष भेजने तक का ही आपका दायित्व है। अच्छा सर एक क्वेश्चन शमशेर अली बोल रहा सर। हाँ बोलिए शमशेर अली। बोले सर अगर छोटा छोटा खेसरा है, जैसे 1900 यानी कंटेस्टल सर्वे के बाद कहीं कहीं सर्वे नहीं हुआ, तो वहाँ जो है जैसे पहले मार्केट था, अभी वहाँ पर पूरा जैसे बाढ़ आया, इसी टाइप से कोई फ्लड आया, उससे पूरा समाप्त हो गया और एक अभी खेत बना हुआ है, ठीक। उस आधार पे सर खाता तो अलग अलग है, और मान के चलिए एक ही रैयत का वो जमीन है, उस आधार पे एक प्लॉट बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? एक ही रैयत का है और एक ही प्लॉट है तो एक बना दीजिए आप। ऐसा नहीं है कि कंटेस्टल में 4 अगर 4 प्लॉट है अब भिन्न भिन्न खाता में है और एक ही रैयत का जी है, सर उसमें तो कुछ मतलब कुछ दिक्कत नहीं है। एक ही रैयत का एक प्लॉट बना दीजिए, चारों खाता की जगह एक खाता हो जाएगा रैयत का। सर मान के चलिए चारों अगर रैयती खाता नहीं हो, कुछ एक गैर मजरूआ खास भी हो उसमें, तब उससे गैर मजरूआ खास को आप एक रैयत एक खाते में कैसे लाइएगा? अगर गैर मजरूआ खास जमीन अगर रहती घोषित होगी तब ना, तो इसीलिए अगर प्लॉट तो वो एक ही बनना चाहिए जो नहीं। अगर गैर मजरूआ खास को काट के नहीं, अगर गैर मजरूआ मालिक जमीन या खास है, अगर अंचल अधिकारी को आप पक्षकार बनाएंगे, अगर उन्होंने कहेंगे कि नहीं ये जमीन बंदोबस्त कर दी गई है, तब उस स्थिति में उसे एक अलग प्लॉट का निर्माण करेंगे, क्योंकि इसके इस खेसरे का जो गैर खास प्लॉट होगा उसके अभिक्ति में बंदोबस्त भूमि लिखेंगे, इसलिए रैयती प्लॉट अलग होगा और गैर खास प्लॉट अलग होगा। दोनों अगर मिला देंगे रैयती हो जाएगा, तब तो वो बेच देगा, वो बिक्री कर सकता है। वो सब सिर्फ रैयती को बेच सकते हैं और बंदोबस्त वाली जो जमीन बेच सकते हैं, वो नहीं बेच सकते हैं। ओके सर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अंजनी कुमार एक क्वेश्चन था सर। क्या नाम बोले आप? अंजनी कुमार सर। हाँ बोलिए अंजनी जी।
सर जैसे गंगा किनारे में सर जो खेती होता है वो किसी साल अगर कट जाता है सर, उसी साल अगर बंदोबस्ती करना रहेगा तो कैसे मतलब आएगा सर, उसका कैसे मतलब लिया जाएगा सर उसका? क्या बोले? गंगा किनारे किसी का जमीन है सर। हेलो, हाँ बोलिए। गंगा के किनारे जमीन रहता है ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो गंगा के किनारे जमीन है, उसी साल बंदोबस्ती करना हो, सपोज दैट बाढ़ के बाद कट जाता है तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? वो सब अभी उस पर नीति नहीं बनी है, क्योंकि गंगा के अंदर जो जमीन जाती है वो सरकारी भूमि हो जाती है। यदि रैयती जमीन चला गया गंगा जी में, तो अगर उस वक्त अगर सर्वे हो रही है तो बिहार सरकार के नाम से वो जो खाता बनेगी और माना जाएगा। यदि मान ली सर्वे के समय ही वो जमीन निकल चुकी है गंगा से, अब पूर्व खतियान में रैयती भूमि थी तो रैयती माना जाएगा। अगर सरकारी भूमि है तो सरकारी खाते में जाएगा। बहुत सारे लोग पिछले टाइम में सर गरमजरुआ मालिक बंदोबस्त जमीन को बेच रजिस्ट्री कर दिए हैं। उनका क्या होगा सर? दावा नहीं कर सकता है। गलत है वो। गरमजरुआ जमीन बिक्री नहीं कर सकते हैं मालिक। भविष्य में उनका क्या होगा? भविष्य में मतलब उस पर क्या किया जा सकता है? आप खाता खोलेंगे गरमजरुआ मालिक के नाम से, कि खाते में रखेंगे उस भूमि को, उस खसरे को, प्लॉट को। उसमें नाम लिखेंगे कि नहीं, कि केवल अधिकार लिख देंगे उसको? कुछ नहीं लिखेंगे आप, ये नाम नहीं लिखेंगे। नाम नहीं लिखना है, नाम लिखेंगे तो आपको कार्रवाई हो जाएगी आप पर। तो मतलब क्या लिखेंगे? अतिक्रमण? अतिक्रमण अगर पड़ती है तो अतिक्रमण लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसमें अस्थायी झोपड़ी डाले हुए हैं तब भी नहीं लिखना है। अगर पक्का मकान बना हुआ तब अतिक्रमण लिखना है। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello, sir. My name is Isha Mandubans. I just want to know what is the difference between उद्घोषणा and स्वघोषणा? हाँ, उद्घोषणा बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है और स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन रैयत द्वारा किया जाता है। हाँ, उद्घोषणा प्रपत्र 1 में होती है, स्वघोषणा प्रपत्र 2 में होती है। चलिए सर मैं पायल। हाँ बोलिए पायल। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि अगर किसी रैयत की जो जमीन है और वो जमीन नदी में चली जा रही है तो वो जमीन सरकार की हो जाती है। अगर बहुत सालों बाद वो जमीन फिर से वो नदी अपना स्थान चेंज करके दूसरी जगह चली आती है तो फिर से वो जो उसकी जमीन जो छूट जाती है क्या वो फिर से रैयत को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अभी ये जो विशेष सर्वे जो हो रही है ये लास्ट सर्वे होगी। अब आपका जो है ना स्वतः अपडेशन होते रहेगा, क्योंकि डिजिटल प्रारूप में सारे अभिलेख रहेंगे। कि आप जैसे जैसे जमीन की खरीद बिक्री ट्रांसफर होगी लैंड की तो अपडेशन होते जाएगा। यदि वो नदी में चला गया तो बीटी एक्ट में गंग शिकस्त और गंग बरार ये रेंट का प्रावधान है, लगान में छूट दिया जाता है। तो स्थिति में वो लगान की छूट मिलेगी। जब लगान से जब निकल जाएगा तो आवेदन पत्र देते हैं रैयत अंचल अधिकारी को और समाहर्ता के माध्यम से उसे अनुमोदन होकर आता है तो पुनः लगान लिया जाता है। क्या होगा? चलिए दूध वाले को पैसा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमारी हेलो। हाँ चलिए सर गौरव बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए गौरव जी। हाँ बोलिए। मेरा कहना है सर, हाँ देख नहीं रहा है आजकल तो देख ही नहीं रहा, खाली कोरोना चल रहा है। रैयत का जमीन और न्यूज़ देखना बंद कर रैयत के जमीन के एक साइड सर अगर नदी है और दूसरे साइड कोई सरकारी जमीन है, अगर नदी का बहाव ज्यादा है वहाँ पे जमीन नॉर्थ सीआर में कट जाता है तो सर अगर वो मान लीजिए सर्वे हुआ और उसका मानचित्र जो एरियल सर्वे से लिया, अब रैयत बोलता है कि हमारा जो जमीन नदी में कटा है वो जमीन हमको सरकारी जमीन में चाहिए। सर ऑन स्पॉट सारे ऑनलाइन जाता है तो वो बोलता है कि मेरा 10 डिसमिल जमीन कट गया, 10 डिसमिल जमीन पीछे शिफ्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर पढ़ा रहे हैं, जमीन क्या करेगा? अपना ऑफ किया वीडियो तुम नहीं मान। हमारे तरफ से क्या होगा सर? उसमें आपका जो अगर प्लॉट है, आपके प्लॉट से अगर रैयती जमीन नदी में चला गया है तो उतना ही जो शेष बचा हुआ है उसका आपका जबंदी बनेगी, मैंने सॉरी खेसरा पंजी का संधारण होगा और अधिकार अभिलेख बनेगा। यानी कि सरकारी जमीन से आपको नहीं दिया जाएगा। सरकारी भूमि की जो इतनी रकबा है वो सरकारी भूमि के प्लॉट में रकबे में जाएगा।
फिर सर वो अगर बोलता है, मान लीजिए गांव जो रैयतदार है वो बोलता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो रैयत के बोलने से चलेगा कि आप वहां सर्वेक्षण करने गए हैं, आप अपने अभिलेखों के आधार पर सर्वे करेंगे। चलिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब हम पढ़ रहे थे सर, तो उस समय एक चीज मतलब हम मेरे दिमाग में आता जो पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश शासन के दरमियान जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दी गई, उस समय जो 1772 ईस्वी में जो मतलब ये राजस्व वसूली के लिए जो ये द्वैत प्रशासन की शुरुआत हुई, तो द्वैत प्रशासन में सर जमींदार को ये बनाया गया कि आप अपना जोतदार को जमीन दीजिए, उसका 11वां हिस्सा रख करके बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दीजिए। उस अकॉर्डिंग अगर सर सोचते हैं तो पूरा मतलब जमीन तो सर मतलब जमींदार के अधीन था सर, उसके अनुसार तो पूरा बंदोबस्ती की जमीन हो जाएगी। तो सर फिर रैयती जमीन और बंदोबस्ती जमीन में कुछ खास अंतर तो होना चाहिए ना सर। अभी हम लोग स्पेशल सर्वे पर बात करें ना, अब तो न 1772 है और न ब्रिटिश गवर्नमेंट है। अब अभी जो है ना स्पेशल सर्वे करने चल रहा है ना, उस पर चर्चा करें। उससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर मुझसे ले। हम थोड़ा समझना चाह रहे थे सर, इसीलिए पूछना चाह रहे थे सर, अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए। उस चीज को समझने के लिए तो सर 1772 ईस्वी में जाना होगा ना इनको सर। चलिए अब जब क्लास होगी तब बताएंगे आपको, वो ऑफलाइन क्लास होगी तब उसके लिए आपको अलग से होगा, क्लास में उसको बताया जाएगा आपको जो है। ओके सर, ओके सर। जब ऑफलाइन क्लास होगी तब उसको विस्तृत आपको बताया जाएगा कैसे कैसे जमींदारी हुआ, कैसे कैसे प्रोप्राइटर होते थे और लैंडलॉर्ड होते थे, टेन्योर होल्डर होते थे, सारी चीजें उसमें बताया जाएगा। हेलो सर, सर मैं कल्याण कुमार बोल रहा हूँ। सर भूदान वाले जमीन में जो घर बना के रहते हैं उसको क्या हटाया जा सकता है या नहीं? नहीं, अगर भूदान में दाता के द्वारा अगर जमीन दी गई है और उसकी संपुष्ट कर दिया गया है उप संहारता भूमि सुधार के द्वारा, और तत्पश्चात उसे अंचल अधिकारी के यहाँ दाखिल खारिज होकर रसीद कट रही है, तो उसको नहीं हटाया जा सकता है। उसके नाम से खाता खुलेगा और अभी 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा भूदान में प्राप्त। कुछ नहीं है, घर बनाया तो वहाँ वो घर नहीं भी बनाया है तो तब वो जमीन में प्रति जमीन भी तो रैयत का रहेगा। अगर किसी वो रह सकते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, रह सकते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन बेचा भी जा सकता है। जैसे कि भूदान का रेट जो है ना, जमीन का रेट सेम है और अलग अलग जगह पे है। अपना एक एकड़ जमीन यहाँ भूदान दे करके दूसरी जगह भूदान हम ले सकते हैं, कर सकते हैं सेम रेट अगर जमीन का है। वो नहीं है, वो समहारता के परमिशन से ये सब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश बोल रहा हूँ, मुकेश विश्वकर्मा। हाँ बोल रहा हूँ। आफ्टरनून निखिल बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर मैं रूपा बोल रही हूँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। रूपा जी पूछिए। हाँ चलिए रूपा। सर एक ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन जो है दान में दे देता है, जैसे कि मंदिर के लिए या फिर स्कूल के लिए, और जब हम लोग सर्वे करने जाएंगे सर तो वो किस चीज में आएगा सर वो जमीन? अगर उसका कोई कागज ही नहीं मिलेगा, दान किया हुआ जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब नहीं मिलेगा, तो स्कूल के नाम पे हो जाएगा या फिर उस व्यक्ति के नाम पे? नहीं, स्कूल का नाम पर खाता खुलेगी। अगर स्कूल की भवन बनी हुई है तो इसलिए ना आपको पूरे शुरू में क्या बोलेगी, जब शिविर का संचालन शुरू करेंगे और सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे तो सभी विभागों को सूचना देंगे और सभी विभागों से अपनी अपनी भूमि की सूची वो लोग देंगे, उपलब्ध कराएंगे। और वो उपलब्ध कराने के बाद में आप अगर रैयतों के द्वारा प्रपत्र 8 में आपत्ति की जाती है कि नहीं ये स्कूल की जमीन मेरी है, संबंधित स्कूल को उस संबंधित विभाग को सूचना देकर उन्हें आप आवश्यक कार्रवाई करेंगे और स्कूल के ही नाम से खाता खोलेंगे। और प्राथमिक स्कूल हो, उच्च विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो। अगर वो रैयत दावा भी करेगा कि मेरा है तो भी वो स्कूल का ही माना जाएगा? स्कूल का ही होगा। होना चाहिए। स्कूल नहीं बना हुआ है, स्कूल नहीं बना हुआ है, अरे स्कूल नहीं बना हुआ, रैयत को जो तो आबाद हो रही है, रैयत की ही भूमि है तो रैयत ही क्यों ना माना जाएगा? कभी कभी होता है ना सर, नहीं वैसे नहीं होता सर। कभी कभी देखेंगे सर गांव में कि स्कूल बना हुआ रहता है, उसका बहुत सारा जमीन होता है, मतलब 10 कट्ठा ये ऐसे करके पूरा बाउंड्री किया हुआ नहीं रहता है, बोलता है कि इतना मेरा जमीन है, बाद में बाउंड्री करना है। तो जितना में जमीन, जिस जमीन में स्कूल नहीं बना हुआ रहेगा क्या वो फिर से हो जाएगा?
तो आप उस स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे या शिक्षा विभाग को आप सूचना देंगी तो वो आपने वो विभाग उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेगा। उनको गवर्नमेंट इनके नाम से राज्यपाल के नाम से कितना रजिस्ट्री है ये पता चल जाएगा तो उसके आधार पर आप करते हैं। आप जब संबंधित विभाग को गाँव में आप जब संबंधित विभाग को सूचना देंगे, देते ही नहीं है, कागज ही नहीं रहता है सर। कागज मिल जाएगा ना, हाँ कागज मिल जाएगा। सर बिना कागज का नहीं स्कूल बन सकता है, पक्की स्कूल नहीं बन सकता है। नहीं बहुत जगह है, बहुत जगह उस तरह का है कि कोई कागज ही नहीं है। लोग पहले जमाने में दान कर दिए थे कि ले लीजिए स्कूल बना लीजिए, और वो दान जो राज्यपाल के नाम से होता है वो है नहीं। ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम आएगा और उसका संबंधित विभाग को सूचना देकर उस समय निराकरण करेंगे आप। चलिए सर ये काम मतलब समाहर्ता सर के परमिशन से करेंगे? हाँ हाँ सारे बंदोबस्त अधिकारी। हाँ सर इसमें ये हो जाता है ना सर कि स्कूल के पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। एक्चुअली एक सिचुएशन है सर, अभी हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वो इस तरह का। कहाँ आप जॉब कर रही हैं अभी? हम यहाँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है सर। यहाँ एक स्कूल का बाउंड्री करने के लिए आया था। तो नालंदा में किस पद पर हैं आप? नालंदा में किस पद पर हैं आप? हम जूनियर इंजीनियर हैं सर। अच्छा, तो क्या वो किस विभाग में हैं आप? मनरेगा सर। अच्छा, मनरेगा में है। हाँ इस तरह का है, तो ऐसी स्थिति में आप समाहर्ता महोदय को अभी संबंधित विभाग को सूचना देंगी तो अपना वो लोग अपना पक्ष रखेगा, दावा करेगा कि कैसे है, कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मिला। सीओ को बोलेंगे, सीओ के यहाँ कोई अभिलेख होगा तो सीओ साहब उपलब्ध कराएंगे। चलिए सर अतिक्रमण को भी हटाना हम ही लोग का काम रहेगा। नहीं, अतिक्रमण हटाना आपका काम नहीं है, वो अंचल अधिकारी का क्षेत्राधिकार है। कोई जैसे किसी पैन को अगर रहती मतलब रैयत जो है बगल में पूरा घेर घार के उसमें मतलब कृषि कर रहे हैं, आप जो है कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे का खतियान आपके पास में होगा, विगत सर्वे का आपके पास मानचित्र होगा, उसमें उस खेसरा का क्या रकबा होगा उस हिसाब से आप निर्धारित करेंगी। इसलिए तो कहा कि कंपैरेटिव एरिया स्टेटमेंट इसलिए न मिलेगा कि पुराना वाला एरिया स्टेटमेंट कितना था, उस प्लॉट का एरिया कितना था, वर्तमान में कितना है, दोनों को कर आप उसका सर्वेक्षण करना है, आपको खानापुरी का कार्य करना है। अगर रैयत जोत दिया है तो उसका रैयत का रैयती जमीन अलग कर देंगे, सरकारी जमीन को अलग कर देना है। जी सर समझ गया, थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट है सर, ये ट्रेनिंग मटेरियल में जो पीडीएफ है ना सर बहुत धुंधला है, मतलब स्पष्ट दिख नहीं रहा। अगर काइंडली सर उसको बढ़िया वाला प्रिंट सर अपलोड कर देंगे तो डाउनलोड करके देख सकेंगे। प्रयास कर रहे हैं तक ट्रेनिंग मटेरियल का क्या मने आपको मने धुंधला दिख रहा है? पूरा धुंधला है सर, पूरा पीडीएफ धुंधला है सर। अच्छा तो उसको हम लोग पीडीएफ अपलोड हुआ ना सर? सर मेन साइट में दे देंगे सर तो डाउनलोड भी हो जाएगा सर, प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको ये आप प्रकाश में आया है, इसे हम लोग दूर करेंगे, जल्दी दूर करेंगे। सूचना वाला है सर, और सर उसमें क्या होगा पूछा जाएगा सर, किस टाइप का क्वेश्चन? जी बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर गुड आफ्टरनून। हाँ आफ्टरनून सर, निखिल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सर मैं पायल बोल रही। हाँ जी बोलिए पायल जी। सर सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। कल जो क्विज होगा सर उसमें किस आवाज नहीं आ रहा सर। जाएगा सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। बोलिए सर। हाँ बोलिए। कल वाले क्विज में सर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा? क्या क्विज है? कल क्विज है ना सर? दोनों क्विज मल्टीपल चॉइस होगा। मल्टीपल चॉइस होगा दोनों सेशन में सर। हाँ दोनों सेशन में वही किस एप्लीकेशन पे चलेगा सर? जूम पे कि उस पे गूगल क्लास पे? जी हेलो। हाँ बोलिए सर। कल वाला गूगल क्लास पे चलेगा सर? किसी पे जूम पे चलेगा? हाँ जूम ही पर चलेगा। हाँ जूम पर चलेगा ना। हाँ किस पे चलेगा? ऑनलाइन है क्विज, ऑनलाइन है। गूगल पे चलेगा, गूगल क्लासरूम पे चलेगा। आपको क्विज के बारे में बता देते हैं। हाँ सर ये जो एप्लीकेशन है सर, जो जूम एप्लीकेशन, ये सर भारत सरकार ने तो उसको बैंड किया हुआ था सर, अमित शाह वगैरह।
कई बार बोल चुके थे। तो हाँ बोलिए। ये जो जूम एप्लीकेशन जो मैम आप लोगों ने डाउनलोड करवाया है, जिसपे हम लोग ये तो यूज नहीं करने का सलाह दिया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। हाँ, यूज करने का सलाह नहीं दिया गया था, लेकिन एक्चुअली हम लोग इसका सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं, ताकि आप लोग का एक्चुअली बैच साइज ज्यादा है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपने देख रहे हैं कि कौन सा एप्लीकेशन हम लोग इजी यूज कर सकते हैं। अभी ये स्टार्ट करना था आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग को ही प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने अभी जूम को ऑप्ट किया है। लेकिन हम लोग लेटर देख रहे हैं दूसरे एप्लीकेशंस के लिए। जैसे ही होता है हम लोग जूम से, जैसे ही होता है हम लोग इस एप्लीकेशन से मूव ऑन करके दूसरे एप्लीकेशन को में स्टार्ट करवा देंगे ऑनलाइन क्लासेस। मैम कल जो क्विज होगा वो जूम पे होगा या क्लास में होगा? जो क्विज है वो ऑनलाइन क्विज होगा, वो गूगल क्लास के थ्रू ही होगा, और कल कोई भी लाइव सेशंस नहीं होंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। अब मैं हैंड ओवर कर रही हूँ, आपका शायद बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो क्वेश्चन जूम पे ही गूगल क्लास में ही पूछा जाएगा ना? क्या क्वेश्चन आंसर जो होगा वो गूगल क्लास में ही पूछा जाएगा ना? हाँ, गूगल क्लासेस के थ्रू ही आपका क्विज सेशन होगा। क्विज जो भी होगा, क्विज कंडक्ट होगा, गूगल क्लासेस के थ्रू ही होगा। मैम जो 15 तारीख से टॉपिक पढ़ाया गया है वो सारा कवर करना है। उसके बाद ऑफलाइन क्लास भी होगी क्या? ऑफलाइन क्लास कल नहीं होगी। हाँ, ऑफलाइन क्लास होगी कल। डाउट सेशन होगा हाफ एन आवर का। आपके क्विज ओवर होने के बाद जो भी डाउट क्लियरेंस होगा वो उसके बाद लिया जाएगा। तो ऑफलाइन क्लास लॉकडाउन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जूम पे मैम? जूम पे नहीं, आप लोग को नोटिस के थ्रू क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा रहा। कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा रहा है? चैट के थ्रू क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसका आंसर नहीं दिया जा रहा। हम लोग उसका आंसर देंगे। एक्चुअली अभी देखिए ये स्टार्टिंग में एक एक करके हम लोग हैंडल कर रहे हैं ये चीज, तो हम लोग ये देख रहे हैं। ये आप लोग कोई मैम एक हेलो, हाँ मैम एक चीज और बोलना चाह रहा था। एक्चुअली मैं अभी कई बार हुआ मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था, ये बार बार लॉग आउट हो जाता था, और जब लॉग इन हुआ तो कोई और ही क्वेश्चन पूछ लेता था। ये कई बार हो गया, मतलब 10 से 15 बार हो चुका है। पता नहीं ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ है। मैम हैंड रेज करने पे भी कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, हैंड रेज करने पे भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी हम लोग ये स्टार्ट ही किए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं हैंड रेज का। एक्चुअली अभी स्क्रीन छोटा है ना, तो वहाँ सब कुछ अभी दिख नहीं रहा है। करने पे ओके मैम कट जाता है ऐसा वीडियो। हम लोग देखते हैं इसको जितना इजी और एक्सेसिबल बना सकते हैं ना आपके क्वेश्चन आंसर को, वो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा लैपटॉप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं मैम? लैपटॉप के थ्रू यूज कर सकते हैं? हाँ, आप यूज कर सकते हैं। और मैं यही बोलूंगी कि आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए भी न्यू है। आपके साथ साथ हम भी लगातार मैम कल के टेस्ट के बारे में कुछ बताइए ना। कल के टेस्ट के बारे में क्विज तो क्विज होता है, वो तो आप लोग बचपन से देते आ रहे हैं, तो उसमें बताना क्या है, बस कुछ क्वेश्चंस का सेट रहेगा, वो आपको एमसीक्यू होगा। नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। यस मैम। और बाकी यदि कोई भी कुछ भी आपको क्यूरी है तो आप गूगल क्लासरूम के थ्रू पूछ सकते हैं। कौन से टॉपिक कवर होगा मैम? अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सारे टॉपिक्स कवर होंगे, कोई नए टॉपिक नहीं होंगे। अच्छा, पुराना जो है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अभी तक जो भी आपका सिलेबस था, जो भी आपने पढ़ा है, जिससे भी आपने डाउट क्लियरेंस की है, वो सारे होंगे। बाकी मैं हैंड ओवर कर रही हूँ, बहुत कम टाइम बचा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हेलो, थैंक यू मैम। हाँ बोलिए। सर ऑफलाइन एग्जाम भी होगा क्या? सर ऑफलाइन एग्जाम भी होगा क्या? हाँ, वो बाद में होगी, जो निर्णय लिया जाएगा। चलिए आपको एक चीज महत्वपूर्ण बता देते हैं। जैसे ही आपका शिविर में पदस्थापन होगा और सर्वेक्षण कार्य संबंधित ग्राम का शुरू करेंगे, तो ग्राम अभिलेख का संधारण अवश्य करेंगे। आप उसका ध्यान रखेंगे कि उद्घोषणा के प्रक्रम से लेकर अंतिम प्रक्रम तक तिथिवार जो भी कार्य होगा संबंधित राजस्व ग्राम में, उस सभी को उस अभिलेख में दर्ज करते हुए जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका जब आम सभा होगी उसकी भी उपस्थिति पंजी, आम सभा से संबंधित जो भी रजिस्टर होगा पंजी, उसमें भी खोज होगा।
ट्रांजैक्शन फिक्स होगा अमीन के द्वारा, उसका जो है फील्ड मेजरमेंट बुक बनती है, उसको भी उस पार्ट होगा उसको भी लगा देंगे उसमें। और आप ये प्रयास करेंगे कि आपको जो 10% जांच करना है तो सभी गांवों में जो ट्रांजैक्शन अमीन के द्वारा जो फिक्स किया जाएगा एजेंसी के द्वारा, उसको भी रैंडमली जांच करना है। इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान देना है। हाँ, इस प्रकार आप जो है आपका यही सब आपका दायित्व है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। शिविर का संचालन सही प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपके नियंत्रण में प्राइवेट किया जाएगा। बोलिए। प्राइवेट कंपनी भी सर कुछ इन्वॉल्व रहेगी? प्राइवेट कंपनी तो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी है ही जो विशेष मानचित्र बना कर देगी आपको, और उन्हीं के द्वारा जो है अपने स्टाफ देंगे जो ईटीएस मशीन और डीजीपीएस मशीन के साथ रहेगा। सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है क्या? हाँ, अभी तो चल रहा है, वो आपका पूर्व में भी चल रहा था और अभी भी कुछ जिलों में चल रही है काम। चलिए ठीक है। जिलों में ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाएगा। क्या मतलब होता है सर? कितने गांव आते हैं राजस्व ग्राम? जी 20 ग्राम आते हैं। हाँ 20 ग्राम आते हैं, 20 ग्राम लगभग रहेंगे। अगर बहुत से ज्यादा रकबा का अगर गांव है, बड़ा सा गांव है, कई सीट में है, तो वो 18 भी हो सकता है। अगर छोटे छोटे गांव होंगे तो 25 भी होगा एक शिविर में। कैसरे हिंद क्या होता है? कैसरे हिंद आजादी के समय अगर भारत सरकार के स्वामित्व में अगर भूमि है थी, दखल कब्जा में उपयोग हो रहा था, तो भारत सरकार की माना गया। उस वक्त अगर राज्य सरकार के उपयोग में थी और दखल में था तो राज्य सरकार का माना गया। इसलिए कैसरे हिंद भूमि भारत सरकार और बिहार सरकार होता है। आप देखिए, जब आप प्रपत्र 6 का संधारण करेंगे तो उसमें कॉलम नंबर 2 है जो धारण का प्रकार है। सर लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है मीटिंग। ये हाँ, तो ये बता देते हैं, रैती और सरकारी विभाग का भी नाम से खाता खुलेगा। अनाबाद सर्वसाधारण होगा, अनाबाद बिहार सरकार होगा जो कॉलम 2 में दर्ज होगा। उसके बाद बर्खास्त भी होगी, बर्खास्त बिहार सरकार भी होगा, रैती भी होगा। कैसरे हिंद भारत सरकार भी होगा, बिहार सरकार होगा। खास महल लीज पर भी होगी और सरकार के भी होगी। और जिरात, इन सभी चीजें जो है धारण के प्रकार में खसरा पंजी के प्रपत्र कॉलम 2 में दर्ज किया जाएगा। चलिए